हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ किस पे? कॉन्ट्रैक्टर्स पे। ऑब्वियसली अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही उसकी अकाउंटिंग उसके हिसाब से करेंगे ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड का मतलब होता है कि हम एक एक एसेट के लिए अलग अलग नेगोशिएशन करेंगे। अगर हम सारी एसेट्स के साथ एक बार नेगोशिएशन कर रहे हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सीधी सी बात यह है, अगर आप एक बार नेगोशिएशन करोगे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप अलग अलग बार नेगोशिएशन करोगे तो वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो बात हो गई स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड की बात। अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक कस्टमर यानी दो पार्टीज होंगी, एक कस्टमर होगा और एक कॉन्ट्रैक्टर होगा। कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देगा एक एसेट को कंस्ट्रक्ट करने का। क्या सिर्फ एक एसेट? नहीं, एक से ज्यादा एसेट भी हो सकती है, लेकिन वो सारी एसेट्स एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? इंटर रिलेटेड होनी चाहिए या फिर डिपेंडेंट होनी चाहिए। किस टर्म्स में? किसी भी टर्म्स में हो सकती है। वो डिजाइन के टर्म्स में हो सकते हैं, उसके यूज के टर्म्स में हो सकती है, फंक्शन के टर्म्स में हो सकती है, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में हो सकती है, बट वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होनी चाहिए या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने किसी को दिया है लेट्स से एक बिल्डिंग बनाने का, तो पहले वो उस बिल्डिंग जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसको डेमोलिश करेगा, उसके बाद उसने नई बिल्डिंग के लिए क्लीनिंग करेगा, फिर उसके ऊपर डिजाइन बनाएगा, फिर नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, फिर इंटीरियर का काम करेगा। अगर ये सारा काम हमने एक ही पैकेज के अंदर डिसाइड किया है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर हमने ये अलग अलग नेगोशिएट किया है तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। तो ये तो बात हो गई मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कब कॉन्ट्रैक्ट एक कहलाएगा और कब कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होते कितनी तरह के हैं? तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? हम कस्टमर को ये बात बोलते हैं, लेट्स से हम कॉन्ट्रैक्टर है, हम कस्टमर को ये बात बोलते हैं कि भाई हम तुमसे एक एक्स अमाउंट लेंगे, उसके बाद सारा खर्चा हमारा हम सब देख लेंगे, आपको कुछ भी नहीं देना, आपको हमें बस ये एक्स अमाउंट देना है, राइट? तो इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर सारी कॉस्ट वगैरह सब मैं बियर करूंगा एज अ कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में खर्चा मैं करूंगा, लेकिन जितना खर्चा मैं करूंगा अपनी फीस मिलाकर मैं कस्टमर से रीइंबर्स करवा लूंगा, राइट? तो यहां पर ये होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कि जितना खर्चा मैं कर रहा हूं प्लस मेरी फीस मिलाकर मैं आपसे क्या कर लूंगा? रीइंबर्स कर लूंगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अब हम बात करते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज क्या करना होता है, इसका पर्पस क्या है? इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है बिल्डिंग बनाने का, ब्रिज बनाने का, रोड बनाने का, डैम बनाने का, तो वो एक साल में कंस्ट्रक्ट नहीं होता, उसको बनाने में एक साल से कुछ ज्यादा पीरियड लग जाता है। अब लेट से मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया जो 5 साल में कंप्लीट होगा। अब क्या मैं अपना रेवेन्यू 5 साल के बाद अपनी बुक्स में दिखाऊं? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या मैं पहले साल लॉस में, दूसरे साल लॉस में, तीसरे साल लॉस में, चौथे साल लॉस में, पांचवें साल एकदम से प्रॉफिट में आ जाऊं? क्या ये सही तरीका है? द आंसर इज नो। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स करते समय हमारे को हर साल थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना होता है, और वो थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज करने के लिए जो मेथड लगता है उस मेथड को बोलते हैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। यानी कि जितना काम आपका कंप्लीट होता जाएगा उस बेसिस पे आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते रहो। और अगर आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड नहीं लगा सकते किसी भी रीजन से, तो इन दैट केस आपको सर्वेयर को बुलाना पड़ता है और फिर आप लगाते हैं सर्वे मेथड। अगर आप परसेंटेज कंप्लीशन और सर्वे मेथड कब लगा सकते हैं ये जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका आउटकम अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसका आउटकम अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसका आउटकम अवेलेबल है तो इसका मतलब लगेगा परसेंटेज कंप्लीशन मेथड या सर्वे मेथड, और अगर उसका आउटकम अवेलेबल नहीं है तो फिर कुछ और लगेगा। वो कुछ और क्या, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब मुद्दा ये आया कि आउटकम क्या होता है। अब देखो, कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटकम का मतलब है प्रॉफिट। तो क्या प्रॉफिट अवेलेबल है? अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी कि आपके रेवेन्यू में से आपका खर्चा माइनस करके। तो आउटकम अवेलेबल तब माना जाएगा जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अवेलेबल होगा, जब आपके पास आज तक की एक्चुअल कॉस्ट अवेलेबल होगी, जब आपके पास आने वाली कॉस्ट अवेलेबल होगी, और एक और कंडीशन है कि अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा आपका कस्टमर से, ये प्रोबेबल होना चाहिए। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम मान लेंगे कि आपका आउटकम अवेलेबल है, और अगर आउटकम अवेलेबल है तो उस केस में हम लगाएंगे परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, राइट? और अगर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड नहीं लग पाया तो सर्वे मेथड लगाया जाएगा। अब ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड होता क्या है?
परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में हम ये निकालते हैं कि हम कितने परसेंट काम कंप्लीट कर चुके हैं। वो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जितनी कॉस्ट हम अभी तक खर्च चुके हैं उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि पूरी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में कितना खर्चा आएगा, वो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, ये हमारी आ जाती है परसेंटेज। अब इस परसेंटेज को हम अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे को पता लग जाता है कि इतना रेवेन्यू हमें करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करना है। अब इतना रेवेन्यू करंट ईयर तक रिकॉग्नाइज करना है, अगर इससे पहले का हम कुछ रिकॉग्नाइज कर चुके हैं तो वो इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस, तो करंट ईयर का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रखा है तो जो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो आपको रिवाइज हो रही होंगी, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये एक रिविजन वीडियो है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद अगर आउटकम अवेलेबल है और आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड नहीं लगा सकते तो इन दैट केस आपको लगाना होता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में आपको सर्वे की परसेंटेज दी होगी, आपको दिया होगा कि सर्वेयर आया और उसने ये बात बोल दी कि आपका 40% काम कंप्लीट हो गया, तो 40% विल बी योर परसेंटेज, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद बारी आती है अगर आउटकम अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, यानी कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अवेलेबल नहीं है, या आपकी एक्चुअल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, या आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, या फिर अभी अभी जस्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ऑब्वियसली ये सब चीजें अवेलेबल होती है, लेकिन जब प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होता है तो कभी कभी ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती है। इन दैट केस हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, ना परसेंटेज निकालने की जरूरत है, ना सर्वेयर को बुलाने की जरूरत है, आपको क्या करना है, जितना खर्चा आप अभी तक कर चुके हो वही आपका रेवेन्यू। सर इस केस में तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे, द आंसर इज यस, इस केस में आप नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में आ जाएंगे। इसके बाद चाहे आप परसेंटेज मेथड लगा रहे हो चाहे सर्वेयर मेथड लगा रहे हो, एक बात याद रखनी है, वो क्या, अगर मान लो आप अभी तक लेट्स से 20 लाख का खर्चा कर चुके हो और आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अभी 30 लाख का खर्चा और होना है, इसका मतलब टोटल खर्चा हो गया 50 लाख का, पर आपको कस्टमर से मिलने हैं कितने, 40 लाख, अरे मैं तो 10 लाख के लॉस में हूं, तो इन दैट केस आपको 10 लाख रुपए का क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन, 10 लाख के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन। अब 10 लाख के हिसाब से का क्या मतलब हुआ, बेसिकली आपने ये देखना है कि आप कितने लॉस में हो। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, आप 20 का खर्चा कर चुके हो, 30 का खर्चा और करना है, यानी कि 50 का खर्चा होना है, और कस्टमर से मिलने हैं कितने, सिर्फ 40, तो आपने क्या करा, 50 में से 40 माइनस किया, आपके पास कितना आ गया, 10, इसका मतलब आप 10 के लॉस में हो। अब अगर आप जो काम कंप्लीट कर चुके हो, आपने काम कितना कंप्लीट किया था, 20 रुपए का, ध्यान से समझिएगा, आपने काम कंप्लीट किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने काम कंप्लीट किया था 20 का, टोटल काम है 50 का इंटू 100, यानी कि आप 40% काम कंप्लीट कर चुके हो, राइट। अब प्रोविजन कितना बनाना है एज पर पैरा 35, प्रोविजन के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि 50 का काम है, 40 आपने मिलने हैं, यानी कि आपको टोटल लॉस कितना है, 10 का, 10 में से 40% आप काम कर चुके हो, प्रोविजन काम किए हुए का नहीं बनता, प्रोविजन बनता है फ्यूचर का। ये बताओ अगर आप 40% काम कंप्लीट कर चुके हो तो काम बचा कितना अभी, 60%, तो आपको 10 का 60% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं प्रोविजन का फॉर्मूला बताऊं आपको तो क्या बन गया, आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, यानी कि आपने टोटल कितना खर्चा किया, आप उसमें से माइनस कर दो आपको जो पैसा मिलना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये आपका आ जाएगा टोटल लॉस। लेकिन टोटल लॉस का प्रोविजन नहीं बनाना आपको, वो इसका उतना परसेंट बनाना है जितना काम अभी बचा है, इसका मतलब इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क इनकंप्लीट, यानी कि अभी जो काम आपने आगे कंप्लीट करना है, राइट। इसके बाद बारी आती है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपल सी बात क्या कहता है कि भाई जितनी भी टोटल रीइंबर्सेबल कॉस्ट है, यानी कि मैंने मान लो 10 करोड़ का खर्चा कर दिया और वो 10 करोड़ मैंने उससे लेने हैं, ये हो गई मेरी रीइंबर्सेबल कॉस्ट, उसका 2% या 10% फीस है मेरी, तो जितने परसेंट फीस है वो मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये समझना है कि रेवेन्यू में क्या क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। रेवेन्यू में आता है सबसे पहले मैंने आपसे कितने पैसे चार्ज करे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, राइट। इसके बाद अगर मैंने आपको यह बात बोली थी कि कॉस्ट एक्सकलेशन होगा, कॉस्ट एक्सकलेशन मतलब कल को अगर लेबर का प्राइस बढ़ गया तो मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा दूंगा, कल को मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो मैं आपका प्राइस बढ़ा दूंगा, तो कॉस्ट एक्सकलेशन इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तीसरी चीज इंसेंटिव, अगर आपने ये बात बोला था कि 30% काम जल्दी कंप्लीट कर दोगे तो मैं इंसेंटिव दूंगा, मैंने जल्दी कंप्लीट कर दिया तो जो इंसेंटिव आपने मुझे देना है वो भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। चौथी चीज इसके अंदर ऐड होगी आपकी कॉस्ट एक्सकलेशन, इंसेंटिव हो गया क्लेम्स। क्लेम्स का मतलब क्या है, मैं काम करने गया
और आपका जो बंदा था जिसने चाबी लेके आना था वो वहां पे था ही नहीं, जिसकी वजह से मेरी लेबर का एक दिन वेस्ट हो गया। अब भाई ये क्लेम तो मैं आप पे डालूंगा ना, मेरा काम एक दिन डिले हो गया, तो जो भी क्लेम मैं आपके ऊपर डालूंगा वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने मुझे प्रोजेक्ट दिया था 3 फ्लोर बनाने का, अब कल आप आए, आपने बोला सर एक और फ्लोर बना देना, अब आप वेरिएशन करना चाहते हो प्रोजेक्ट में, तो अगर आप वेरिएशन करोगे तो उसकी वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा दूंगा। तो याद रहे इट शुड बी सब्जेक्ट टू वेरिएशन। अब जैसे काम जल्दी होने पर आप मुझे इंसेंटिव दे सकते हो तो इंसेंटिव प्लस होंगे, वैसे ही काम डिले होने पे आप मुझसे क्या चार्ज कर सकते हो, पेनल्टी, तो पेनल्टी इसमें से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यस। और अगर हम बात करें कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिसमें आपको मैं खर्चा करता रहूंगा और आपसे सिर्फ फीस चार्ज करूंगा, तो इन दैट केस वहां पर कॉस्ट एक्सकलेशन का क्लॉज नहीं होगा, बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि वहां पर जितनी भी कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है वो अल्टीमेटली आप ही ने बियर करनी है, मुझे एक्सकलेशन से कोई मतलब नहीं है। राइट। इसके आगे बात क्या आती है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालनी है यानी कि आपने कितना खर्चा किया, तो बेटा खर्चे में आपको ध्यान क्या रखना है, आपने मटेरियल का खर्चा किया, आपने लेबर का खर्चा किया, आपने ओवरहेड्स का खर्चा किया, अगर आपने किसी और से काम करवाया सब कॉन्ट्रैक्टर से, आपने उसका खर्चा किया, आपने अगर कोई एसेट उस पे लिया क्या नाम है रेंट पे, तो आपने रेंट का खर्चा किया, हायर चार्जेस के खर्चे किए, अगर आपने खुद अपनी एसेट यूज करी है तो आपने डेप्रिसिएशन का खर्चा किया। तो जितना भी खर्चा आपने कंस्ट्रक्ट करने में किया है, याद रहे एलोकेबल कॉस्ट, एलोकेबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो इसमें एलोकेट की जा सकती है, वो सारी की सारी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी। एक बात याद रखना, अगर कोई मटेरियल पड़ा हुआ है यूज नहीं हुआ तो वो ऐड नहीं होगा, अगर कोई एडवांस दिया हुआ है तो वो ऐड नहीं होगा, लेकिन मान लो अगर लेबर है और उस लेबर को हमने पैसे अभी देने हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो वो ऐड हो जाएगा। राइट। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट में हमें क्या क्या डिस्क्लोजर देना होता है, नोट्स टू अकाउंट में हमें डिस्क्लोजर देना होता है, पहला हमने कौन सा मेथड लगाया, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, सर्वे मेथड, या कौन सा मेथड लगाया वो हमें बताना होता है। दूसरा हमारी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी आई है और हमने कितना रेवेन्यू इस साल में रिकॉग्नाइज किया है। राइट। इसके बाद आता है एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, यानी कि हमारे कस्टमर से हमें कितने एडवांस मिल चुके हैं, हमें इस चीज का भी डिस्क्लोजर देना होता है। और लास्ट वन इज रिटेंशन। अब ये रिटेंशन क्या होती है, उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा प्रोग्रेस बिलिंग का कांसेप्ट। नाउ व्हाट इज प्रोग्रेस बिलिंग, मैंने अपने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेना है, यानी कि मैंने अपने कस्टमर से लेट से 500 करोड़ रुपए लेने हैं। राइट। अब 500 करोड़ क्या मैं 4 साल का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद लूंगा, ऑब्वियसली नहीं, मैं बीच बीच में पैसा लेता रहूंगा। तो जो बीच बीच में पैसा लेते रहते हैं उसके लिए मुझे उसको बिल करके देना पड़ेगा, तो जो मैं उसे बिल करके दूंगा ना, उस बिल को बोला जाता है प्रोग्रेस बिलिंग। यानी कि जैसे जैसे काम होता जाएगा, काम में जैसे जैसे प्रोग्रेस आती जाएगी वैसे वैसे मैं उसको बिलिंग करता जाऊंगा। जैसा कि अपने आसपास आपने देखा होगा, जितने भी ठेकेदार होते हैं वो लोग क्या करते हैं, भाई पहला लेंटर डल गया 25% पैसे दे दो, दूसरा लेंटर डल गया चलो 20% पैसे और दे दो। तो ये जो होती है ये क्या होती है, प्रोग्रेस बिलिंग होती है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जितना खर्चा हमने कर दिया यानी कि कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, उसमें हम अपना प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट कर लेते हैं, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर लेंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। यानी ये पैसा कायदे से हमें अपने कस्टमर से ले लेना चाहिए था, इसमें से हम प्रोग्रेस बिलिंग माइनस कर देंगे। प्रोग्रेस बिलिंग यानी कि जितना हमने उसे बिल कर दिया, ये वो अमाउंट आ जाएगा जो या तो हमने कस्टमर से लेना है, अभी तक हमने बिल नहीं किया, या फिर हमने कस्टमर को देना है, यानी कि हमने बिल ज्यादा कर दिया। तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर और अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अब ये बात रिटेंशन क्या होती है, जितनी प्रोग्रेस बिलिंग मैंने करी, लेट्स से मैंने प्रोग्रेस बिलिंग कर दी 300 करोड़ की, पर कस्टमर ने मुझे अभी तक सिर्फ 270 करोड़ रुपए दिए, तो 30 करोड़ रुपए का जो डिफरेंस है दैट विल बी रिटेंशन, उसे हम बोलेंगे रिटेंशन। तो रिटेंशन क्या होगी, हमारी प्रोग्रेस बिलिंग माइनस अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो आई होप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।